बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के सेट नंबर 12 में। और 11 तक आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से। ये वस्तु सामान्य विज्ञान का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और 25-25 क्वेश्चन का सेट है, जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है। और सेट नंबर 12 में एक से एक प्रश्न है जो आपको लाजवाब लगेगा, देखिएगा। और इस सेट के प्रश्नों को हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे और एक एक प्रश्न को मैं तोड़ तोड़ कर आपको बताऊंगा। ये देखिए, बार बार मैं बताता हूं कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जीवन में आप मेहनत करते हैं और आपको अनुकूल सफलता नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं उस सफलता के पीछे जो आपका एफर्ट है उसमें कमी हुई होगी, जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिल पाता है। देखिए, सफलता तभी व्यक्ति को मिलती है जब उसका जो अंतरात्मा है वो बोले कि भाई आपने बहुत मेहनत किया है, आपको मिलनी ही मिलनी चाहिए सफलता। तो इस जीवन को एक नई ऊंचाई देने के लिए आज के परिवेश में सरकारी नौकरी एक महत्वपूर्ण आयाम रखता है। बच्चे, आप मेहनत कीजिए, मेहनत के लिए आपका रास्ता अच्छा होना चाहिए और वो रास्ता तभी अच्छा हो सकता है जब अच्छा पढ़ें आप, और वह पढ़ाई आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण योगदान दे। देखिए, एनटीपीसी का एग्जाम आपके सर पर है और जितने भी बिहार में बहुत सारे अभी एग्जाम हो रहे हैं ये भी आपके सर पर है। तो इसमें अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में यह बुक अगर कहीं भी आपका हल्का सा भी मदद करता है तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। और निश्चित रूप से यह बुक आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण आयाम साबित होगा, क्योंकि मैंने जो इस बुक में आपको क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं वो तरह तरह के प्रश्न हैं जो वर्तमान संदर्भ में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चे, बढ़ते हैं हम लोग आज के सेट में। स्वागत है आप सबों का, जुड़ जाइए और लगातार मुझे समर्थन प्रदान कीजिए, क्योंकि आप ही के समर्थन पर व्यक्ति कुछ लिखता भी है और कुछ पढ़ाता भी है। जब तक बच्चों का समर्थन प्राप्त नहीं हो जिसके लिए आप ये काम कर रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। इसलिए बच्चे, चलते हैं सेट नंबर 12 पर और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? द्रव दाब है, लिक्विड प्रेशर है। तो जब भी द्रव दाब की बात कीजिएगा तो क्या होगा? तो पहले मैं थोड़ा सा ये फिगर बना रहा हूं, तब इस फिगर पर हम लोग फिर से आएंगे और इस फिगर पर और विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। क्या है ये फिगर? चलिए, तो ये देख लीजिए, ये मैं बना रहा था आपको लिक्विड, ठीक है। ये देखिए लिक्विड है, ठीक है, और ये लिक्विड है, बहुत सारा लिक्विड है। फिर मैं इसको भी बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। ये लिक्विड में बना रहा हूं, तो जैसे ही द्रव के अंदर प्रवेश करेंगे तो दाब जो है वह क्या होगा? बढ़ता जाएगा। वह क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और लिक्विड प्रेशर क्या होता है कि P बराबर H रो जी। कुछ बच्चे इसमें से पूछेंगे कि सर ये P बराबर H रो जी कहां से आएगा? तो H मतलब गहराई, द्रव की गहराई, रो मतलब घनत्व और H मतलब हो गया क्या कि H मतलब गहराई हो गया, रो मतलब घनत्व हो गया, और G मतलब क्या हो गया? G मतलब गुरुत्व त्वरण। और ये कहां से आ रहा है रो जी एच? बच्चे ध्यान से सुनिएगा, P बराबर मैंने क्या लिखा? रो जी एच। कहां से आया ये रो जी एच? तो ये देखिए, ये H गहराई है, ठीक है, और रो क्या है? ये लिक्विड का डेंसिटी है, और ठीक है, ये गुरुत्व त्वरण G है। कहां से आया? तो आपको पता है प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन क्या होता है? एरिया होता है। और यहां देखिए दाब बराबर क्या होगा? फोर्स बराबर क्या होगा? mg, ठीक है, बटे ए। और मान लेते हैं कि द्रव जो बर्तन में आपने रखा है, ये द्रव रखा है, इसका क्या होगा? आपका डेंसिटी, ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी तो रो है, तो जब डेंसिटी रो है तो हम क्या करते? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, और आयतन क्या होता है? एरिया इंटू
हाइट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एरिया इंटू हाइट कर देते हैं। और यहां से आपको वॉल्यूम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? द्रव्यमान m का वैल्यू ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? रो इंटू ए इंटू एच, रो इंटू ए इंटू एच। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो m का वैल्यू रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी अपॉन ए। अब देखिए ए को काट दीजिए, क्या बना? रो जी एच। तो द्रव का घनत्व जब भी चर्चा करेंगे बच्चे तो क्या होगा? रो जी एच होगा। जहां ठीक है, रो क्या है? घनत्व है, द्रव का घनत्व है। जी क्या है? ये गुरुत्वीय त्वरण है। और एच क्या है? वह लंबवत गहराई है। ध्यान दीजिएगा, लंबवत गहराई है, याद रखिएगा, लंबवत गहराई है, यानी ऊपरी तल से नीचे जाने पर यह लंबवत गहराई होता है। क्या होता है? लंबवत गहराई होता है। तो यहां देखिए द्रव दाब निर्भर करता है, तो केवल द्रव की गहराई पर गलत बात है, द्रव की गहराई पर भी निर्भर करेगा, ठीक है, और द्रव के घनत्व पर भी निर्भर करेगा, केवल गुरुत्वीय त्वरण पर, इस पर भी निर्भर करेगा। तो एक साथ शब्द हुआ गहराई, घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर होगा। मैं यहां देख लीजिए, यहां इस क्वेश्चन में जरा देखिए, पॉइंट ए है, ये जो मैंने स्लाइड लगा के रखा है, इसमें देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, और क्या हुआ? पॉइंट सी हो गया। पॉइंट ए, पॉइंट बी, और क्या हुआ? पॉइंट सी हो गया। जरा देख लीजिए, मेरी बात को समझिएगा। जैसे जैसे द्रव की गहराई, ठीक है, ऊपरी तल से बढ़ती है, दाब का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। दाब का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दाब का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यहां देखिए दाब का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। याद रखिएगा कि दाब का मान सबसे अधिक कहां पर होगा? निम्नतम बिंदु पर होगा, और उसके बाद मध्य बिंदु पर, उसके बाद क्या हुआ? ऊपरी बिंदु पर। यानी जैसे जैसे देखिए, प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द, ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी जैसे जैसे द्रव के अंदर गहराई में प्रवेश किया जाता है तो द्रव का दाब बढ़ने लगता है। यह इसलिए बढ़ेगा क्योंकि द्रव का जो द्रव्यमान है उसका मान बढ़ता जाता है, यानी द्रव का भार जैसे जैसे गहराई में जाएंगे बढ़ेगा, जिसके कारण द्रव का दाब बढ़ता जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, द्रव का दाब, ठीक है, हम लोग याद रखिएगा, द्रव का दाब क्या होगा? गहराई में बढ़ेगा। यही कारण है कि आपको बांध जो होता है, बांध का निचला जो हिस्सा होगा वह मोटा बनाया जाता है, क्योंकि वहां दाब का मान क्या होगा? आपको अधिक होगा। यही कारण है कि जब गोताखोर, ठीक है, आपको जल के अंदर प्रवेश करता है तो इतना ज्यादा दाब होगा कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं, इसका मैंने सॉल्यूशन भी बनाया है, जरा देखिए सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि द्रव दाब गहराई, घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। और ये देखिए ऊपरी पोर्शन में दाब है, ये P0 है। जैसे जैसे गहराई में दाब का मान बढ़ेगा तो ये दाब का मान क्या होगा? बढ़ता गया। जैसे जैसे द्रव की गहराई में जाते हैं द्रव का दाब बढ़ता जाता है, क्योंकि द्रव का द्रव्यमान या द्रव का भार क्या होगा? बढ़ता जाता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर, अब देखिए ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी से जब आप ऊपर जाएंगे तो द्रव का दाब क्या होगा? घटेगा। मैं बार बार बताता हूं क्या होगा? घटेगा। क्योंकि ठीक है, आपको वायु की सघनता घटती जाती है। वायु की सघनता क्या होगी? घटती जाती है। दाब का मात्रक याद रखिएगा, यूनिट ऑफ प्रेशर, ये क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा। इसे बार में भी मेजर करते हैं, इसे एटीएम में भी मेजर करेंगे, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी मेजर करते हैं, एटीएम में भी मेजर किया जाता है। चलिए, तो ये बातें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि श्यान द्रव में सीमांत वेग को इंग्लिश में भी मैंने लिखा है यहां पर, टर्मिनल वेलोसिटी से गिरने पर पिंड का त्वरण होगा। भाई जी, जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी सीमांत वेग से कोई पिंड नीचे की ओर गिरेगा तो ध्यान में रखिएगा कि वो क्या होगा? स्वतंत्र रूप से नीचे गिरेगा। और ठीक है, स्वतंत्र रूप से क्या होगा? नीचे गिरेगा। और इसका ये क्या होगा? एक नियत वेग से नीचे गिरेगा। कौन सा वेग से? नियत वेग से। मेरी बात समझिएगा, जब भी कोई वस्तु, ये देखिए श्यान द्रव ले लेते हैं, कौन सा द्रव लेते हैं? श्यान द्रव लेते हैं। और जब भी कोई वस्तु श्यान द्रव में प्रवेश करेगा तो क्या होता है कि श्यान द्रव में
तरल की परतों के घर्षण के कारण वह एक नियत वेग धारण करता है, जिसे उस नियत वेग को हम क्या कहेंगे? सीमांत वेग कहेंगे। आज जैसे ही द्रव ने सीमांत वेग धारण किया, उसका त्वरण क्या होगा? शून्य हो जाएगा। उसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एकदम देखिए कंसेप्ट क्या है कि when body dipped into the liquid, then due to the resistance of the liquid surfaces, it attains a terminal velocity. It attains a terminal velocity, या its velocity decreases, ठीक है, decreases and it attains क्या होगा? constant velocity gain करेगा। जैसे ही आपको नियत वेग धारण कर रहा है तो क्या हो जाएगा? आपको त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। अब मेरी बात को समझिएगा। आपको मैंने ये देखिए, ये गिराया है, मैंने सेब को गिराया। सेब पहले जब पेड़ से जैसे ही नीचे गिरा होगा, उस समय इसकी बहुत ज्यादा वेग होगी, लेकिन जैसे ही यह ठीक हवा के ड्रैग के कारण, ये देखिए फोर्स ऑफ ड्रैग है ना, हवा के दाव के कारण, ड्रैग के कारण ये क्या होगा? बराबर हो जाएगा, ऊपर नीचे बराबर हो रहा है। तो वह क्या होगा? वह एक निश्चित वेलोसिटी गेन करेगा, निश्चित वेलोसिटी गेन करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी गेन करेगा, जिस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। यानी यहां पर देख लीजिए, वेट ऑफ द ठीक है आपको एप्पल या बॉडी when equals to force of drag। ड्रैग मतलब क्या हुआ? जो वो क्या कर रहा है? उसको नहीं नीचे आने दे रहा है। that force is known as drag force। तो उसको रोक रहा है, जो बल उसको रोक रहा है तो नहीं आने देगा। तो ये एक दूसरे के जब बराबर होगा तो आपका जो बॉडी है वह एक निश्चित वेग धारण करेगा, और इसे ही हम सीमांत वेग कहते हैं। यानी सीमांत वेग एक नियत वेग है जो वस्तु द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब देखिए, आपको ऊपर से क्या हुआ कि हमारा वर्षा की बूंदे नीचे गिर रही है, ऊपर से वर्षा की बूंदे नीचे गिर रही है। जैसे ही वर्षा की बूंदे ऊपर से नीचे गिरेंगी तो क्या होगा कि पहले काफी तीव्र वेग से, लेकिन आपको वायु के घर्षण के कारण, यानी वायुमंडलीय परतों के घर्षण के कारण वह एक नियत वेग धारण करेगा, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी vt बराबर क्या होता है? क्या होगा कि यह होगा 2/9 r² रो माइनस सिग्मा, जहां रो जो है आपको वस्तु का घनत्व और ठीक है सिग्मा जो है आपका लिक्विड का डेंसिटी है या तरल की डेंसिटी है। 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन क्या हो जाता है? ईटा हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, जहां ईटा श्यानता गुणांक है, और इसी क्वेश्चन को हम कहते हैं स्टोक्स लॉ या स्टोक्स थ्योरम कहते हैं। कौन सा थ्योरम कहेंगे? स्टोक्स थ्योरम कहेंगे। तो याद रखिएगा, टर्मिनल वेलोसिटी vt बराबर 2/9 r² रो माइनस सिग्मा जी बटे ईटा होता है, जहां ईटा श्यानता गुणांक, आर जो है वस्तु की त्रिज्या होगी, और रो जो है वस्तु का घनत्व होगा, सिग्मा जो है उस तरल का घनत्व होगा जिसमें आप बॉडी को डाले हैं। तो ध्यान में रखिएगा, पैराशूट से जब कोई व्यक्ति कूदेगा तो किस वेग से धरती पर आएगा? तो टर्मिनल वेलोसिटी से। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बात मैंने यहां भी क्या कहा है कि श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण शून्य होगा, क्योंकि जैसे ही वस्तु सीमांत वेग धारण करता है तो वह नियत वेग से गमन करने लगता है। जब किसी वस्तु को द्रव या तरल में डुबोया जाता है तो पहले वस्तु तीव्र वेग से नीचे गमन करता है, लेकिन तरल के परतों के घर्षण के कारण वह एक नियत वेग धारण करता है। तो बच्चे पढ़ना है, और पढ़ने के लिए जैसे क्या, मान लीजिए कि चल रहे हम कहीं पर और अचानक कुछ दिख गया, ठीक है, तो उसके पीछे 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 लंबी दूरी, ठीक इसी प्रकार पढ़ाई भी है भाई साहब। पढ़ाई भी क्या है कि जैसे ही इंटरेस्ट आपको जगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको अपनी मंजिल तक पढ़ाई निश्चित रूप से पहुंचा देगा। और पढ़ाई कभी भी किसी को ठगता नहीं है भाई, ये क्या है? आंतरिक गुण है। कभी कोई व्यक्ति आपसे पढ़ाई छीन नहीं सकता है, क्योंकि सरस्वती आंतरिक है, ये आपका गुण है। तो भैया पढ़िए। मैं बार बार बच्चों को बताता हूं कि बच्चे, आपको ऊंचाई तक पहुंचाने का बस एक ही साधन है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। और मैं आपकी सेवा में जुड़ा हुआ हूं, और बहुत अच्छे अच्छे बुक्स में लेके आ रहा हूं, और आगे भी आता रहूंगा। और कुछ बच्चों ने मेरे से कहा है कि शायद इंग्लिश मीडियम, तो मैं काम कर रहा हूं उस पर।
ठीक है, बहुत जल्दी इंग्लिश मीडियम भी बुक आपके सामने लेके आऊंगा, तो ये आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा बच्चे। केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण, ध्यान दीजिएगा, नली में चढ़ेगा, तो भाई साहब ये नली है, ये केश नली है, ध्यान दीजिएगा जरा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको घबराना नहीं है। दो नली में बना रहा हूं, जरा मेरी बात को समझिएगा अच्छे तरीके से। ये दो नली मैंने बनाया है, और यहां पर ले लीजिए लिक्विड, यहां भी ले लीजिए लिक्विड। ये लिक्विड बेटा चढ़ गया ऊपर, ये लिक्विड बेटा क्या होगा, ऊपर चढ़ गया। यहां देखिए ये लिक्विड नीचे गिर गया। क्यों ऐसा किया है मैंने अभी तुरंत बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये लिक्विड देखिए ऊपर तक है, लेकिन इसका तल नीचे गिर गया है। याद रखिए क्या मैं बता रहा हूं कि यदि ठीक है, बर्तन से भरे पात्र में एक पतली से नली दे दिया जाता है और नली में ठीक है लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है, तो इस गुण को हम केशिकत्व कहते हैं। या फिर से सुनिए, यदि द्रव से भरे पात्र में एक पतली से नली डाल दिया जाता है तो द्रव क्या होगा, आपको नीचे गिर जाएगा, या तो ऊपर चढ़ जाएगा या नीचे गिर जाएगा। इस घटना को हम केशिकत्व कहते हैं। कैपिलरिटी इंग्लिश में क्या होगा, कैपिलरिटी। व्हेन लिक्विड इज इन ए बीकर और इन ए पॉट, some liquid is taken and a very narrow tube is dipped into it, then liquid either goes up or either goes down। ये देखिए या तो ऊपर चढ़ गया है या नीचे गिर गया है, इसी घटना को हम केशिकत्व कहते हैं। और मेरी बात को समझिएगा बच्चा, यदि द्रव ऊपर चढ़ता है केश नली में, यदि द्रव ऊपर चढ़ता है केश नली में, तो ऐसा द्रव ओशियन यानी नॉन विस्कस लिक्विड होगा। और दूसरी बात क्या, ऐसा द्रव बर्तन के तल को भिगो देगा, और ऐसा द्रव का ऊपरी परत, ऐसे द्रव का ऊपरी परत क्या होगा, अवतल होगा। उसका मिनिस्कस कैसा होगा, ऊपरी आकार कैसा होगा, अवतल होगा। और यदि द्रव का तल नीचे गिर जाता है तो ऐसे द्रव का ऊपरी आकार याद रखिए क्या होगा, उत्तल होगा। और यह भी ध्यान में रखना है कि ऐसा द्रव बर्तन के तल को नहीं भिगोता है। और याद रखिए इस केस में जो कोण बनेगा वो कोण होता है अधिकोण। संपर्क कोण क्या होगा, अधिकोण, या स्पर्श कोण क्या होगा, अधिकोण। और इस केस में जो कोण बनेगा वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि जब बर्तन, द्रव से भरे बर्तन में एक पतली सी केश नली डाली जाती है, तो यदि द्रव क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा, तो क्या होगा, स्पर्श कोण का मान न्यून कोण होता है। ऐसा द्रव ओशियन द्रव होता है। और यह ध्यान में रखना है कि यह द्रव बर्तन के तल को भिगो देगा। और ऐसा द्रव जिसमें क्या होगा, केश नली के नीचे गिर जाएगा तल, उसका ऊपरी तल का आकार उत्तल होता है या कन्वेक्स होता है। और ये जो स्पर्श कोण का मान होगा वो अधिकोण होगा, ऑब्ट्यूज होगा। तो बच्चे अब क्या होगा क्वेश्चन, केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण का मान न्यून कोण होगा। और मैंने यह भी बताया कि समतल, केवल एक बर्तन में ये जो हम नली ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, आपको सिल्वर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, सिल्वर का। तो न्यून ये क्या हो जाता है, आपको समकोण हो जाता है। कैसा हो जाएगा, समतल आकार हो जाएगा। और ये स्पर्श कोण कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए तो ये बातें याद रखिएगा। और ये क्या होगा, मरकरी के केस में, और ये क्या होगा, जल के केस में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण का मान न्यून कोण होगा, और अगर अधिक कोण होगा तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा तल। वही बात मैंने यहां लिखा भी है, ये देखिए, ये फिगर भी मैंने लगाया है कि देखिए यहां पर मैंने क्यों लगाया है फिगर। आपको पता है कि द्रव और बर्तन के बीच लगने वाला कोण क्या है, आपको असंजक बल, कौन सा बल, असंजक, एडहेशन फोर्स या एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, एफ। और ठीक है, द्रव के बीच लगने वाला बल जो होता है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ध्यान दीजिए, यदि एडहेसिव फोर्स का मान कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा तो द्रव बर्तन के तल में क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। यदि कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स होगा तो द्रव बर्तन के तल में क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। यानी केश नली में वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। यानी अब देखिए कितना कंसेप्ट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव बर्तन में ऊपर चढ़ेगा तो संपर्क कोण का मान, ठीक है, संपर्क कोण का मान क्या होगा, या स्पर्श कोण का मान क्या हो जाएगा, तो ये होगा न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से कम होगा।
और ठीक है, ऐसा द्रव जो है बर्तन के तल को क्या कर देगा, भिगो देगा। ऊपरी आकार कैसा होगा, तो अवतल होगा। और याद रखिए इस केस में एडहेसिव फोर्स यानी असंजक बल का मान ससंजक बल से क्या होता है, ज्यादा होता है। और इस केस में मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। केशिकत्व, पहले इसको देख लीजिए। केशिकत्व के कारण द्रव यदि नली में ऊपर चढ़ेगा तो स्पर्श कोण का मान न्यून कोण होता है। ऐसा द्रव अवश्याम द्रव होता है। और बहुत सारी बातें मैंने यहां पर आपको पहले ही बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, ये कह रहा है कि 2He4 की बंधन ऊर्जा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2He4 की बंधन ऊर्जा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालिए। तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, पर न्यूक्लियन। अभी हम न्यूक्लियन के विषय में भी चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ये क्या होता है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या होगा, आपको पता है कि नाभिक को हम कंबाइंड रूप से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइंड रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या को हम क्या कहेंगे, आपको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। कौन सा संख्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, क्या हुआ, द्रव्यमान संख्या कहेंगे। अब देखिए, तो ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन, ठीक है, आपको द्रव्यमान संख्या ये निकल जाएगा पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगा, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी बट क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। ये कौन सा संख्या है, द्रव्यमान संख्या है बच्चे। एटॉमिक मास नंबर है, ये क्या है, एटॉमिक मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है। तो कर लीजिए ना, क्या हो जाएगा, ये देखिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे क्या हो जाएगा, आपको 4 कर लीजिए। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो ये हो जाएगा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको आंसर हो जाएगा, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दो बातें यहां जाननी चाहिए आपको। पहला चीज, न्यूक्लियन किसको कहते हैं, तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये क्या कहलाएगा, कंबाइंड रूप से न्यूक्लियन कहलाता है। अब देखिए नाभिक का आकार कितना होता है बच्चे, एकदम याद रखिएगा, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होगा, 10⁻⁻15 मीटर होगा। फिर देखिए आपको एकदम ध्यान में रखना चाहिए, यहां मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चे, क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगा मतलब 10⁻⁻6, 10⁻6 मेगा हो गया, 10⁻6 मेगा हो गया। और अगर मैंने लिख दिया था 10⁻6, अगर -6 होता तो माइक्रोन होता, क्या होता है, माइक्रोन होता, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना एनर्जी होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। और मेरी बात को समझिएगा, ये क्या है, बंधन ऊर्जा क्या है, तो वह ऊर्जा जो नाभिक को बांध कर रखता है, दैट एनर्जी विच बाइंडिंग द, ठीक है, न्यूक्लियन या न्यूक्लियस, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो ये बंधन ऊर्जा कहलाएगा। तो देखिए कितनी बातें हम लोग यहां सीखे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो वही बात मैंने यहां किया है कि लिखा भी है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि नाभिक में, ध्यान दीजिए बच्चे, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, पता है आपको, बचपन से ही पता होगा। और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बंधे होते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बंधे होते हैं, याद रखिएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से और प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। यहां एक कण होता है जिस कण को हम बोलते हैं मेसन पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल बोलेंगे, मेसन पार्टिकल कहते हैं, याद रखिएगा, कौन सा पार्टिकल बोलेंगे, मेसन पार्टिकल बोलेंगे। और इस कण के बारे में बताया था किसने, तो युकावा ने। क्या बताया था, युकावा ने बताया था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से और प्रोटॉन न्यूट्रॉन से जुड़ा होता है और नाभिक आपको बाइंड होता है, मजबूती रूप से क्या होगा, बंद होगा, क्योंकि यह परमाणु के अस्तित्व का सवाल है। और न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले, नाभिक के बारे में सबसे पहले बताया था किसने, तो नाभिक के बारे में सबसे पहले बताया था रदरफोर्ड ने, याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने नाभिक का सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड मैं बोल रहा हूं, रदरफोर्ड ने। तो ये बातें एकदम याद रखनी है आपको, और यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। ताप की संकल्पना, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि ताप की संकल्पना, ताप मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। भाई साहब
अभी ठंडा है, आपको ठंडा लग रहा होगा, नहीं लग रहा तो गड़बड़ है, चेक करवा लीजिए। तो ठंडा लगनी चाहिए। एग्जाम का प्रेशर होगा, डर नहीं लगेगा, तो समझिए आपकी तैयारी ठीक है। आपका तैयारी जो है वो मुकम्मल आयाम तक अभी नहीं पहुंचा है। मेहनत करने की आवश्यकता है, आप मेहनत कीजिए। तो बच्चे, मैं क्या बता रहा था, ताप। ताप कहां से आया? तो भाई साहब, ताप जो है, ताप क्या है, ध्यान दीजिएगा। उष्मा के प्रवाह की दिशा, जो फैक्टर, दो फिजिकल फैक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी उष्मा के प्रवाह की दिशा को बताएगा, उसे हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं, ताप कहते हैं। तो उष्मा के प्रवाह की दिशा बताएगा। यह क्या बताएगा? उष्मा के प्रवाह की दिशा। तो जो फैक्टर उष्मा के प्रवाह की दिशा को बताएगा, उसे ही हम तापमान कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। अब हमारे शरीर का तापमान कल भी मैंने बताया था कि 37 डिग्री सेल्सियस, या कोई बच्चा बता रहा था 36.9, ठीक है, या 37 डिग्री सेल्सियस है, और या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या 310 केल्विन है बच्चे। तो अभी बाहर का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो हमारे शरीर से उष्मा कहां जाएगा? बाहर। यदि शरीर से उष्मा बाहर निकले तो ठंडे का अनुभव, यदि शरीर की ओर उष्मा आता है तो कैसा होगा अनुभव? तो आपको गर्मी लगेगी। तो ध्यान में रखिएगा कि अभी ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे शरीर से उष्मा बाहर निकल रहा है। तो मैं क्या बता रहा था कि ताप जो है उष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है। और याद रखिए, यह ताप की संकल्पना या कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर यह बताता है शून्यमा नियम। कौन सा नियम? शून्यमा, यानी जीरोथ लॉ। ध्यान दीजिएगा जरा, जीरोथ लॉ क्या होता है, किसको बोलते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये है क्या? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या शून्यमा नियम। मान लीजिए कि दो वस्तु है, ये ए है और ये बी है, हाँ, और उसके बीच में एक और कोई वस्तु को ले आए, यानी तीसरी वस्तु को ले आए, ये है और ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है। तो सभी का टेम्परेचर बिना इसके कांटेक्ट के, सभी का टेम्परेचर कुछ देर के बाद T1 क्या होगा? T1 हो जाएगा, और इसे ताप साम्यावस्था बोलते हैं। क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो पहला जो नियम है, याद रखिएगा, पहला जो नियम है यानी शून्यमा नियम, ये ताप के बारे में बताता है, यानी ताप साम्यावस्था के बारे में। प्रथम नियम उष्मा के द्वारा किए गए कार्य की गणना करता है, और द्वितीय नियम जो है उष्मा के प्रवाह की दिशा बताएगा। ये क्या बताएगा? दिशा बताएगा उष्मा का। कि ये क्या बताएगा? उष्मा द्वारा किए गए कार्य की गणना करेगा। ये क्या बताएगा? तो ताप के बारे में बताता है। तो यहां देख लीजिए, एक वस्तु ए है 25 डिग्री सेल्सियस, और उसके निकट ठीक हम ला दिए बी को, ठीक है, और इसके निकट एक थर्मामीटर भी ला दिए। तो तीनों का बिना आपको क्या किए हुए, बिना ठीक है ये किए हुए तीनों का टेम्परेचर क्या करेगा? ये ए और बी का टेम्परेचर ये बता रहा है थर्मामीटर, क्या बताएगा? 25 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा। इसे ही ताप साम्यावस्था का नियम कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा है। ताप की संकल्पना उष्मा गतिकी के शून्यमा नियम से मिलती है, कोई बात नहीं है, और सबको मैंने डिस्कस कर दिया है। चलिए ये देखिए क्या है। अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व क्या होगा? भाई साहब, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। बार बार मैंने कहा है आपको कि आपको मेरी बुक में टर्म्स जरूर इंग्लिश में मिल जाएगा। मैंने कोशिश किया है कि आपको इंग्लिश में कम से कम टर्म्स मिले। आगे मैं वर्क कर रहा हूं इस पर, बुक पर, कि इंग्लिश के लिए भी आपको, इंग्लिश मीडियम में भी आपको बुक्स बहुत जल्दी अवेलेबल होगा। तो वर्क कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो करना पड़ेगा भाई। तो ध्यान में रखिएगा कि अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन, ठीक है, विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व क्या होगा? तो भाई साहब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये संपीड़न है, कंप्रेशन, ये है रेयरफैक्शन, और ये है क्या? कंप्रेशन, कंप्रेस्ड हो गया, ठीक है, और ये क्या है? रेयरफैक्शन है। ध्यान दीजिएगा जरा तीनों को, तो रेयरफैक्शन हो गया। तो जहां कंप्रेस्ड होगा वहां पर प्रेशर भी अधिक होगा और डेंसिटी भी अधिक होगा। जहां आपको रेडिफाइड होगा वहां क्या होगा? आपको कम प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और ठीक है डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। तो ध्यान में रखिएगा कि अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम का घनत्व और दाब समान अवस्था की तुलना में कहां पर, ठीक है, आपको संचरण में, कहां पर? विरलन में क्या होता है? कम होगा। जबकि अगर ये क्या होता? आपको विरलन ना होकर के कंप्रेशन रहता, ठीक है,
विरलन ना होकर के क्या रहता, कंप्रेशन रहता, संपीड़न रहता, तो अधिक होता। संपीड़न में क्या होगा, अधिक, जबकि विरलन में क्या होता है, कम होता है। ध्यान दीजिएगा जरा, ये एक तरंग है, ये कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जब भी विद्युत चुंबकीय तरंग गमन करेगा तो ये श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करेगा। श्रृंग और क्या होगा, गर्त। ये देखिए श्रृंग और क्या हुआ, गर्त के रूप में गमन करता है। लेकिन आपको जब भी साउंड वेव गमन करेगा, ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग माध्यम में क्या होगा, आपको ट्रांसवर्स मूव करता है, यानी ठीक अनुप्रस्थ की भांति गति करता है। लेकिन आपको देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है, साउंड वेव्स है, ये देखिए काफी चिपक गया, ये दूर दूर भाग गया, यानी प्रेशर घट गया, और ये चिपक गया, इसका मतलब क्या हुआ, संपीड़न हो गया, और दाब अधिक होगा तभी जाकर के संपीड्य होगा। तो यहां से समझिएगा आप लोग, अनुदैर्घ्य तरंग जब भी बच्चे बात करेंगे तो याद रखिएगा, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमन करता है। और सबसे अधिक चाल किस माध्यम में होगा, तो ठोस माध्यम, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग की बात करेंगे तो याद रखिए कि अनुप्रस्थ तरंग जो है, या विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग पहला चीज आवेश रहित होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह गमन करेगा, प्रकाश के वेग से गमन करेगा। किसके वेग से, प्रकाश के वेग से गमन करेगा। तो ध्यान रखना है इसको। चलिए देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, आगे बढ़िए। यह क्या, अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व और दाब सामान्य अवस्था की तुलना में कम होता है। अनुदैर्घ्य तरंग माध्यम के समानांतर गमन करेगा, ये जान लेनी चाहिए आपको। जब भी अनुप्रस्थ तरंग बात करेंगे तो यह माध्यम के लंबवत गमन करेगा, और जब भी अनुदैर्घ्य तरंग की बात करेंगे तो यह माध्यम के क्या होगा, पैरेलल गमन करेगा। माध्यम के क्या करेगा, पैरेलल गमन करेगा। तो ध्यान में रखिएगा कि संपीड़न में दाब अधिक, घनत्व अधिक, और विरलन में दाब कम और घनत्व कम होता है। तो एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। रासायनिक तुल्यांक W, ये केमिकल इक्विवेलेंट होना चाहिए E, लेकिन W है यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक है। भाई साहब, अब हमको फैराडे नियतांक देखना है, और जब भी फैराडे नियतांक की बात करेंगे तो ध्यान में रखिए कि फैराडे नियतांक के लिए हमको देखना पड़ेगा आपको फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम क्या है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम कहता है, पहला नियम याद रखिए, फैराडे के विद्युत अपघटन के कितने नियम, तो 2 नियम। किसने विद्युत अपघटन के बारे में सबसे पहले बताया था, तो फैराडे ने बताया था। किसने बताया, फैराडे ने बताया था। अब जरा मेरी बात को समझिएगा कि विद्युत अपघटन में जब किसी, ठीक है, विद्युत अपघट से यानी इलेक्ट्रोलाइट से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या होगा, आपको विद्युत अपघट से प्रवाहित आवेश का समानुपाती होगा। यानी Q यहां आवेश हो गया, M क्या हो गया, स्टोर्ड मटेरियल ऑन कैथोड हो गया, यानी M समानुपाती Q, और M बराबर क्या हो गया, ZQ। ध्यान दीजिएगा, ZQ हो जाएगा, और Q बराबर क्या होता है, IT होता है। क्या होता है, IT। तो इस इक्वेशन से ले लेते हैं, क्या हो जाएगा कि अगर Q को कांस्टेंट मान लें तो M1 बटे M2 बराबर हो जाएगा Z1 बटे क्या, Z2 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नियम, फिर से समझा रहा हूं मैं। पहला नियम ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बता रहा हूं कि किसी विद्युत अपघट्ट से प्रवाहित, ठीक है, प्रवाहित विद्युत धारा के कारण कैथोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्ट से प्रवाहित आवेश का समानुपाती होता है। और यहां Z जो है वो केमिकल इक्विवेलेंट है। क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट है। ध्यान दीजिए मेरी बात को, ये क्या है, आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरा नियम क्या है कि यदि 2 समान विद्युत अपघट्ट से, ये देखिए ये यदि 2 अलग अलग विद्युत अपघट्टों से समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, ये देखिए 2 अलग अलग विद्युत अपघट्ट से समान विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो कैथोडों पर एकत्रित पदार्थों की मात्राओं का अनुपात आपको क्या होगा, तुल्यांकी भारों यानी रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होता है। ये कौन सा नियम हो गया, द्वितीय नियम हुआ। तो पहला नियम से निकल गया M1 बटे M2 बराबर, ठीक है, Z1 बटे Z2, और दूसरे से निकल गया क्या, M1 बटे M2 बराबर क्या हुआ, W1 बटे W2। अब जरा देखिए
ठीक है, दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का, दोनों को मिला लेते हैं। भाई साहब ये देखिए क्या निकल गया, आपको निकल गया कि Z1 बटे Z2 बराबर क्या हो गया, W1 बटे W2, W1 बटे W2। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा कि Z समानुपाती है किसके, Z समानुपाती है W के। Z ठीक है, यहां देखिए क्या करेंगे, W बटे Z कर लीजिए, W बटे Z ये एक नियतांक होता है जिसे फैराडे का नियतांक बोलते हैं। कौन सा नियतांक बोलेंगे, फैराडे का नियतांक है। तो ध्यान में रखिएगा मेरी बात को, क्या मैं बता रहा हूं कि यहां देख लीजिए क्या मैं बता रहा हूं कि क्या हो रहा है कि Z1 बटे Z2 बराबर क्या, W1 बटे W2। इसका मतलब क्या हुआ कि Z समानुपाती क्या हो रहा है W के, और W बटे Z यानी W क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट है, बटे ठीक है रासायनिक तुल्यांक यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक, दोनों का अनुपात क्या होता है, F के बराबर होता है, और इसे फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। याद रखिए क्या मैं बता रहा हूं कि W अपॉन Z यह एक नियतांक होता है जिसे फैराडे नियतांक बोलते हैं। कौन सा नियतांक बोलेंगे, फैराडे नियतांक बोलेंगे। तो आंसर क्या हो गया, बी नंबर। कौन सा हो गया, बी नंबर। अब यहां पर ध्यान में रखिएगा, मैंने दो नियम आपको बताया। कौन सा नियम बताया कि पहला नियम मैंने बताया कि देखिए यदि किसी विद्युत अपघट से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैथोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या होगा, उससे प्रवाहित आवेश का समानुपाती होगा, यानी M समानुपाती Q के, M बराबर ZQ हो गया। और दूसरा नियम मैंने बताया कि देखिए कि कैथोड पर अगर समान विद्युत अगर क्या ले, दो अलग अलग विद्युत अपघट लेते हैं, उससे समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उनके कैथोडों पर एकत्रित पदार्थों की मात्राओं का अनुपात क्या होगा, M1 बटा M2 का अनुपात तुल्यांकी भारों यानी ठीक है आपको रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है। और यहां पर मैंने यूज किया इक्विवेलेंट वेट यूज किया है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट बटा वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट बटा वैलेंसी को हम क्या कहते हैं, आपको ठीक है तुल्यांकी भार कहते हैं। याद रखिएगा क्या बोलेंगे, तुल्यांकी भार बोलेंगे। मेरी बात को समझिएगा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ये देखिए मिटा रहा हूं इसको। अब मैंने आपको क्या बताया, ध्यान रखिए, डायरेक्ट ध्यान रखिए, इधर उधर की बातों में नहीं चलेंगे कि फैराडे नियतांक जो होता है वह क्या होगा, वह होता है आपको केमिकल इक्विवेलेंट यानी रासायनिक तुल्यांक बटे क्या हो जाएगा, रासायनिक तुल्यांक बटे आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। रासायनिक तुल्यांक बटे विद्युत रासायनिक तुल्यांक का यह अनुपात होता है। या इसको और स्पष्ट कर रहे हैं, यह हो गया तुल्यांकी भार बटे क्या हो जाएगा आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा। इसका यह अनुपात होता है और इसे ही फैराडे नियतांक बोलते हैं। और इसका मान 96,500 कूलॉम्ब होता है, 96,500 कूलॉम्ब होता है। और ध्यान में रखिए कि यदि एक फैराडे नियतांक हम लोग आवेश प्रवाहित करेंगे, यदि आपको क्या होगा, उत्पन्न हुआ एक तुल्यांकी भार कैथोड पर एकत्रित हुआ, तो इसे क्या कहा जाता है, याद रखिए इसे कहा जाता है कि कितना आवेश प्रवाहित हुआ, 96,500। फिर इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि एक तुल्यांकी भार कैथोड पर एकत्रित होता है तो प्रवाहित आवेश 96,500 कूलॉम्ब होगा। इसे ही फैराडे नियतांक कहते हैं। तो बच्चे कितना क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F बराबर W बटे Z, F बराबर W बटे Z। एकदम ध्यान में रखिए, W बटे Z हो जाएगा। और निकाल भी दिया मैंने एकदम क्लियर करके। और यहां देख लीजिए कि मैंने सॉल्यूशन में भी इसको बनाया है कि रासायनिक तुल्यांक तो M प्रोपोर्शनल टू W फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम से, और फैराडे के पहले नियम से M1 बटे M2 बराबर क्या हुआ, Z1 बटे Z2। और दोनों के का ठीक है वैल्यू जो है वो एक दूसरे के ये है, W बटे Z जो है वो नियतांक होता है और इसे ही फैराडे नियतांक कहते हैं। और फैराडे आवेश 96,500 कूलॉम्ब के बराबर होगा। विद्युत अपघटन में 96,500 कूलॉम्ब आवेश प्रवाहित किए जाने पर 1 ग्राम तुल्यांकी पदार्थ द्रव्यमान मुक्त होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल वोल्टामीटर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। ये वाटर वोल्टामीटर है। कौन सा वोल्टामीटर है, तो वाटर वोल्टामीटर है। और जब भी वाटर वोल्टामीटर से आप क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो कैथोड पर क्या होगा,
तो धनात्मक आयन उत्पन्न होगा और ये H प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा H प्लस, और जबकि ठीक है आपको क्या होगा एनोड पर आपका ऑक्सीजन एकत्रित होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जल वोल्टामीटर में से धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है। कहां पर? कैथोड पर। जो भी धनात्मक आयन होगा वो हमेशा क्या होगा? कैथोड पर एकत्रित होगा, और जो भी ऋणात्मक आयन होगा वो सभी कहां पर होगा? एनोड पर एकत्रित होगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में धातु कहां मुक्त होगा? तो धातु कैथोड पर प्राप्त होता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में हम लोग प्लेटिंग जब करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, जैसे चांदी के चम्मच पर सोने की परत चढ़ाएंगे, तो बताइए कि चांदी का चम्मच कहां रखेंगे? तो कैथोड पर। जिसका परत चढ़ाया जाएगा उसको एनोड पर, और जिस पर परत चढ़ाएंगे उसको कैथोड पर रखते हैं। यानी चांदी पर सोना का लेप चढ़ाना है तो चांदी के चम्मच को कैथोड पर रखेंगे, जबकि आपका जो एनोड है वो किसका बनेगा? सोना का बनेगा बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? तो फैराडे ने दिया। जल वोल्टामीटर में क्या होता है कि जब जल प्रवाहित करेंगे, जल से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा? कैथोड पर आपको एकत्रित होगा हाइड्रोजन, जबकि एनोड पर क्या होगा? आपका ऑक्सीजन एकत्रित होगा। तो बच्चे एकदम देखिएगा कि डिफरेंट में क्वेश्चंस है, और ये मेरे द्वारा संजोया गया है, कितना लाजवाब है। और देखिए किसने जल विद्युत अपघटन की प्रक्रिया सबसे पहले वोल्टामीटर बना के किया था? तो ये वैज्ञानिक है हॉफमैन वोल्टामीटर। यानी हॉफमैन नामक वैज्ञानिक ने एक वोल्टामीटर बनाया जिसको हॉफमैन वोल्टामीटर कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जल का विद्युत अपघटन कराया गया, और जल का विद्युत अपघटन करा के हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर, और मैंने क्लियर कर दिया सब कुछ। अब देखिए विद्युत अपघटन याद रखिएगा, यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। दिस इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसका उपयोग हम लोग करते हैं सिक्का की ढलाई में, एक ठीक है, फिर देखिए धातु कर्म में यानी मेटलर्जी में, फिर क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, फिर क्या इलेक्ट्रोटाइपिंग में, ठीक है, इन सब कार्यों में किया जाता है। देखिए कितना मस्त है बच्चे, एकदम बार बार मैं बताता हूं कि आपकी सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब खूब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और ठीक है, और जीवन का आनंद उठाइए किसमें? पढ़ाई में। और पढ़ाई सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा क्या? आपके मानसिक स्तर को विकसित करने वाला कारक है। ध्यान दीजिए, बार बार मैं बताता हूं कि ये इतना लेवल आपको ऊपर लेके जाएगा कि कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई में इतनी ताकत होती है बच्चे कि ये गरीब से गरीब बच्चे को आईएएस बना सकता है। पढ़ाई में इतनी ताकत होती है कि ये आपको एक ओहदा दिलवा सकता है। आपको समाज में वैल्यू कौन देगा? तो केवल और केवल पढ़ाई। और वर्तमान में ठीक है, वर्तमान में समता के अधिकार के तहत हर व्यक्ति के पास पढ़ने का अधिकार है, और आप पढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं। सबके पास में 1400 ग्राम का दिमाग है भाई, सबके पास में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास में 1400 ग्राम का दिमाग नहीं है। बोल दीजिए दिमाग नहीं है। तो मेरे अनुसार हर बच्चे बराबर है। मेहनत कीजिए और सफलता को छीन लीजिए जो आपसे छीनना चाहता है सफलता। तो ये कब होगा? जब आप पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कब अच्छे? जब आपका तरीका अच्छा होगा पढ़ने का। तो पढ़िए पढ़िए पढ़िए। चलिए देखते हैं क्या है आपका। किसी वस्तु की सभी स्थितियों में, याद देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी और सीधा प्रतिबिंब देता है? या भैया आभासी प्रतिबिंब, याद रखिएगा, इमेजिनरी इमेज जब भी होगा तो हमेशा सीधा होगा। इमेजिनरी इमेज जब भी होगा हमेशा सीधा होगा, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। याद रखिएगा कि समतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा जरा, समतल दर्पण, ये हो गया कौन सा? अवतल दर्पण। ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण, ये देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस सभी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, क्या बनाएगा? आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन क्या है भाई? लेकिन कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और ठीक है आपको अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये क्या होगा? तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है। आभासी तो बने करता है, वास्तविक भी बनाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। और कैसा होगा?
तो उल्टा भी होगा, पर्दे पे भी उतारा जा सकता है। और याद रखें केवल और केवल दो, कौन कौन? अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। ये जो है क्या बनाएगा? ये आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। लेकिन तो बोलते हैं आपको वास्तविक भी बना सकता है और आभासी भी बना सकता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब कौन कौन बनाएगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और क्या हो गया ये। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी स्थिति में कौन आभासी बनाएगा? तो ये इसको काट दीजिए, ये देखिए इसको काट दीजिए, किसको किसको? ये अवतल दर्पण को काट देते हैं, उत्तल लेंस को काट देते हैं, अवतल दर्पण को काट देते हैं और क्या करते हैं? उत्तल लेंस को काट देते हैं। समतल दर्पण हर केस में क्या बनाएगा? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आपको अवतल लेंस हर केस में क्या बनाएगा? तो अवतल लेंस हर केस में बनाएगा कौन सा? आभासी प्रतिबिंब। उत्तल लेंस हर बोलते हैं उत्तल दर्पण हर केस में बनाएगा कैसा? आभासी प्रतिबिंब भाई। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, इस क्वेश्चन में उत्तल लेंस होगा नहीं होगा? ठीक है, उत्तल दर्पण तो हो सकता है, ठीक है, अवतल लेंस भी होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसलिए आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। तो याद रखिए कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब की बात होगी तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल रियल इमेज इज ओनली फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर एंड आपको कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। लेकिन आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज केवल किसके द्वारा? तो सबके द्वारा बन सकता है। ठीक है, लेकिन हमेशा किसी भी स्थिति में ऑल पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल आपको कंडीशंस हमेशा किसके द्वारा बनेगा? तो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के द्वारा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। क्लियर होगा? ये देखिए ये आपका अवतल लेंस है, ये क्या है? आपका अवतल लेंस है। और ये क्या है? उत्तल लेंस है। ये क्या है? अवतल लेंस। और इसकी फोकस दूरी क्या होती है? आपको हमेशा याद रखना है निगेटिव। इसका पावर क्या होता है? -d। इसका फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। और इसका पावर क्या होगा? +d। अगर कोई बोलेगा कि +d का चश्मा पहने हैं तो इसका मतलब उत्तल लेंस, और -d का चश्मा पहने हैं तो इसका मतलब अवतल लेंस हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बाबू आगे। क्या है आपका क्वेश्चन? वही बात है, यहां देखिए सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? ये सुपर कंप्यूटर है बच्चे। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई 64 बीट की। कितनी बीट की होती है? 64 बीट। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, ये मैंने क्या लगाया है? ये प्रोसेसर है। क्या है? प्रोसेसर। यदि किसी कंप्यूटर में मिनिमम मैं बोल रहा हूं मिनिमम 60 प्रोसेसर से कम है तो वो सुपर कंप्यूटर नहीं हो सकता है। मिनिमम 60 प्रोसेसर से अधिक होना पड़ेगा। और कभी कभी कंप्यूटर में क्या होता है? सुपर कंप्यूटर में लाखों प्रोसेसर लगे हुए रहते हैं, हजारों का तो कोई बात ही नहीं है भाई। अभी वर्तमान में सबसे ठीक है तेज सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर कौन है भाई? सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। कौन है? फुगाकू। और अगर भारत की बात करें तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? प्रत्यूष है। कौन है? प्रत्यूष। एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रत्यूष आपका। कोई प्रॉब्लम है? प्रत्यूष। चलिए तो याद रखिए कि सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता, बार बार मैं बताता हूं कि सेमन क्रे। कौन है? सेमन क्रे। भारत में विजय भटकर भारत में कौन है? विजय भटकर है। भटकर एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या है? विजय भटकर है। तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन? भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? विजय भटकर है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भारत का कौन है? तो प्रत्यूष है, मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है? भाई साहब देखिए न्यूनतम मेमोरी साइज, लोएस्ट थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, शायद आपको दिखे नहीं। लोएस्ट मेमोरी साइज, सबको देख लीजिए। लोएस्ट मेमोरी साइज ये क्या है? चलिए देख लेते हैं। 1 KB 1 किलोबाइट क्या होगा भाई? 10 to the power 3 बाइट्स हो गया। फिर देखते हैं 1 MB 1 मेगाबाइट यानी 10 to the power 6 बाइट्स। चलिए या क्या होगा? आपको 10 to the power 3 किलोबाइट्स भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, फिर देखिए 1 गीगाबाइट यानी 10 to the power 9 बाइट्स हो गया।
या इसको कह सकते हैं 10 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा आपको मेगाबाइट। चलिए अब देख लीजिए कि 1 टेराबाइट मतलब क्या हुआ 10 टू द पावर 12 बाइट्स हो गए बाइट्स, या 1 टेराबाइट बराबर क्या हो जाएगा आपको ध्यान में रखना है कैसे कि 10 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, ठीक है 10 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा आपको यहां देख लीजिए गीगाबाइट। कोई प्रॉब्लम है? तो सबसे छोटा कौन हो गया किलोबाइट। ऐसे आपको बिट्स ये क्या हुआ आपका बाइनरी संख्या होगा, ठीक है 8 बिट्स बराबर क्या होता है जी 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, ध्यान रखिएगा 8 बिट्स बराबर 1 बाइट हो गया। और यह भी ध्यान में रखना है कि 1 निबल बराबर 4 बिट्स होता है, 1 निबल बराबर 4 बिट्स होता है। तो बच्चे आंसर क्या हो जाएगा 1 किलोबाइट। न्यूनतम मेमोरी कौन है तो 1 किलोबाइट है। तो देखिए कितना मस्त चीज है। तो ध्यान में रखिएगा कि इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार आपको दिक्कत होगा इसको सॉल्व करने में। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिए कि बिट्स जब भी बात करेंगे तो डेसिमल नंबर होगा, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट्स होगा, 1 निबल बराबर 4 बिट्स होगा, 1 टेराबाइट बराबर 10 टू द पावर 12 बाइट्स होगा, और ठीक है 1 टेराबाइट बराबर 10 टू द पावर 3 गीगाबाइट्स भी बोल सकते हैं, 1 किलोबाइट बराबर 10 टू द पावर 3 बाइट्स, 1 मेगाबाइट बराबर 10 टू द पावर 6 बाइट्स। तो इसको ध्यान में रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। ये देखिए सेम चीज मैंने लिखा दी है। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में क्या होगा 5 गुना बढ़ेगा। क्यों ऐसा हुआ? ठीक है तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा शीशा की तुलना में 5 गुना अधिक ठीक है फैलता है। इसलिए फैलता है कि तांबा का प्रसार गुणांक, कौन सा गुणांक प्रसार गुणांक, यानी ठीक है एक्सपेंशन ठीक कॉफिशिएंट प्रसार गुणांक, ये शीशे की तुलना में क्या होगा शीशे की तुलना में कितना गुना शीशा की तुलना में क्या होगा आपको याद रखिए 5 गुना होता है। शीशा यहां पर याद रखना है कि धातु है, क्या है धातु है एक तरह से, ठीक है। और शीशा क्या होता है, शीशा इस तरह से भी कर सकते थे इस तरह से भी कर सकते हैं। शीशा याद रखिए शीशा जब भी कहेंगे तो लेड होगा, और लेड जब भी कहेंगे तो याद रखना है कि उष्मा और विद्युत का क्या है कुचालक होता है, क्योंकि काफी कम इसका प्रसार होता है। उष्मा एवं विद्युत का कुचालक, ठीक है याद रखिए इसको। और मेरी बात समझिएगा, ठीक है। और ये कांच क्या होता है, कांच क्या होता है, तो कांच जो है बच्चे ये अति शीतित द्रव है, अति शीतित द्रव है, सुपर कोल्ड लिक्विड है। अति शीतित क्या हुआ शीतित द्रव है, सुपर कोल्ड लिक्विड है। और ये क्या होता है कांच Na2O इंटू CaO इंटू 6SiO2 होता है, यानी सोडियम कैल्शियम सिलिकेट कहा जाता है। कौन सा क्या सिलिकेट, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं। तो याद रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी, तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में 5 गुना, कॉपर का रेखिक प्रसार गुणांक शीशे की तुलना में क्या होता है कि आपको 5 गुना अधिक होता है, जिसके कारण इसमें अधिक प्रसार होता है। कांच अति शीतित द्रव है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। पहले देख लेते हैं क्या है अम्ल। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बहुत सारा फिगर भी मैंने यहां लगा के रखा है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं अम्ल के गुण। अम्ल क्या होगा, तो भाई साहब अम्ल के बहुत सारे गुण होते हैं। पहले तो स्वाद में खट्टा, ध्यान दीजिएगा स्वाद में खट्टा, याद रखना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होगा खट्टा होगा। जल में क्या देगा H+ आयन, जल में H+ आयन देगा। तो वह पदार्थ जो जल में H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं अम्ल कहते हैं। ध्यान देना है, जल में क्या देगा H+ आयन देगा। और देखिए कि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एकदम ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। फिर देखिए प्रोटॉन त्यागता है, याद रखना है कि प्रोटॉन का त्याग करता है, ठीक है। फिर देखिए आपको मेरी बात समझना है कि नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है लाल कर देता है। फिनोप्थेलिन को पीएच बोलते हैं, फिनोप्थेलिन को रंगहीन कर देता है, क्या कर देगा रंगहीन कर देता है। तो ये अम्ल के गुण हैं। तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टा,
जल में H+ आयन देगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन त्यागता है, और अनिल में भी लिखा है अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल। याद रखिएगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, सही बात। अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, यह गलत हो गया, क्योंकि स्वाद में कड़वा कौन होगा? तो क्षारक। कौन होगा? क्षारक स्वाद में कड़वा होगा। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, एकदम सही। अम्ल क्षार के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? एसिड और बेस जब आपस में मिलेगा तो सॉल्ट और वाटर का निर्माण करता है। सॉल्ट और क्या बनाएगा? वाटर का निर्माण करता है। तो ध्यान में रखिएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को, ठीक है, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, यह भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? बी नंबर गलत हो गया। मेरी बात को समझिएगा, यह लिटमस पेपर है। कौन सा है? लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर जो है, याद रखिएगा कि यह लाइकेन का बनता है। किसका बनेगा? लाइकेन का। बच्चे मेरी समझिएगा, लाइकेन का बनता है। और लिटमस पेपर याद रखिए दो प्रकार का होता है, एक तो लाल हो गया, दूसरा क्या हो गया? नीला हो गया। लाल हो गया, दूसरा क्या हो गया? नीला हो गया। ये कलर हम लोग बनाते हैं। वास्तविक रूप से लिटमस पेपर का रंग जो होता है वो बैगनी होता है। कैसा होगा? बैगनी रंग का होता है। क्या होगा? बैगनी रंग का लिटमस पेपर होता है। अब जरा देखिए, प्रबल अम्ल कौन कौन होता है? तो HCl प्रबल अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी जल में जो अम्ल पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, यानी दोज एसिड्स विच आपको आयोनाइज्ड कंप्लीटली इन वाटर इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये प्रबल अम्ल कहलाएगा। तो HCl HNO3 H2SO4 HBr HI HClO4 और HClO3 ये सभी क्या है? ये प्रबल अम्ल है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है HClO4 सबसे प्रबल अम्ल है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे प्रबल अम्ल कौन? तो क्लोरिक एसिड। सबसे प्रबल अम्ल कौन? क्लोरिक एसिड। ये HClO4 होता है। क्या होता है? HClO4। और उसके बाद ये देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। जबकि वीक एसिड, जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं सभी आपको वीक एसिड होते हैं। जैसे ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में, सल्फ्यूरस एसिड जैसे फास्फोरिक एसिड DNA में, नाइट्रस एसिड वर्षा जल में, बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड अब देखिए घास मूत्र इत्यादि में, एसिटिक एसिड विनेगर में, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में। ये सभी क्या होगा? आपको याद रखिए निर्बल अम्ल है, वीक एसिड है। चलिए, तो बहुत सारी बातें यहां पर हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं बच्चे, वही मैंने यहां भी डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाया कि पृथ्वी का धुरी पर ठीक अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन का के लिए एक कारक है? तो मिलुटिन मिलान कोविच ने यह सबसे पहले बताया था। मिलुटिन मिलान कोविच ने बताया था। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि यह आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है और यह एक चक्कर लगाता है 0.4621 किलोमीटर पर सेकेंड से, जिसको घूर्णन गति कहते हैं। और इस घूर्णन गति को लगाने में पृथ्वी को 24 घंटा लगता है, जिसके कारण दिन और रात होता है। और याद रखिए, मौसम बदलेगा किसके कारण? तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और ये कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से चक्कर लगाता है, जिसके कारण मौसमों में परिवर्तन होता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, मौसमों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। याद रखिएगा कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया था। और याद रखना है, यहां पर पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी गोल किसने बताया? तो अरस्तु महोदय ने। किसने बताया? अरस्तु ने बताया। ध्यान में रखिए, अरस्तु ने। पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी आपको सौरमंडल का केंद्र है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र, गलत हो गया थ्योरी, सौरमंडल के केंद्र में है, ठीक है, सौरमंडल के केंद्र में। ये किसने बताया? तो ये बताया भैया टॉलमी ने। किसने बताया? टॉलमी ने बताया। बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और आपको सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, ये बताया कोपरनिकस ने। सौरमंडल के केंद्र में ये बताया कोपरनिकस ने। किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया। ध्यान में रखिएगा, कोपरनिकस ने बताया था। तो पृथ्वी गोलाकार वस्तु के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। टॉलमी के अनुसार सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और यह दिया था किसने? तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, कोपरनिकस ने। किसने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ गति करता है? यह बताया था आपको कोपरनिकस ने। लेकिन
ग्रहों के गति से संबंधित नियम केपलर ने दिया था। किसने दिया? केपलर ने। तो ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, मिलुटिन मिलानकोविच ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है बच्चे। तो ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। जरा इस पर आते हैं क्वेश्चन पर, जरा देखिए क्या है। तो ये पैरेलल में है। क्या है? पैरेलल में। तो भैया जब भी पैरेलल में होगा तो C1 प्लस C2 कर लीजिए। क्या होगा? आपको निकल गया 3 प्लस 3 यानी 6 माइक्रोफैराड, क्योंकि धारिता का मतलब क्या होता है? फैराड होता है। धारिता का मतलब क्या होगा? फैराड में होगा। अब देख लीजिए, तो ये आ गया 1/C इक्विवेलेंट बराबर, तो एक क्या हो गया? 3 माइक्रोफैराड, ये वाला C1, ये वाला C2 और ये क्या हुआ? CP आ गया। तो पहले लेते C1, ठीक है, प्लस 1/C2 प्लस क्या? 1/CP। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये CP था। अब हम क्या कर रहे हैं? इक्विवेलेंट निकाल ले रहे हैं बाबू। तो निकाल लीजिए ना, 1/3 प्लस 1/3 फिर आ गया प्लस 1/6, निकाल लीजिए इसको। ठीक है, 6 हो गया। चलिए 3 दूनी 6, 2 प्लस 3 दूनी 6, 2, ठीक है, प्लस 1 हो गया, यानी CE बराबर 6/5 यानी 1.2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। 1.2 माइक्रोफैराड होगा। देखिए कहां आंसर है? 1.2 माइक्रोफैराड है। याद रखिएगा कि कैपेसिटर या धारिता जो होती है, कैपेसिटर या आपको संधारित्र जो होता है वह आवेशों के ग्रहण करने की क्षमता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। यानी द इंस्ट्रूमेंट विच इंक्रीजेस द स्टोरिंग चार्ज कैपेसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज, क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलेंगे। याद रखना है आपको कि कैपेसिटर की कैपेसिटी C बराबर Q/V होता है और Q क्या हुआ? कूलम्ब पर वोल्ट को हम फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, फैराड कहते हैं। और इसको मैंने निकाल लिया, ये दोनों समानांतर में। जब भी समानांतर में होगा तो कैपेसिटर C1 प्लस C2 हो जाता है। जब भी पैरेलल में होगा तो 1/C बराबर, जब भी पैरेलल में होगा तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। जब भी सीरीज में होगा तो 1/C1 प्लस 1/ क्या होता है? C2 हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जस्ट रेसिस्टर का अपोजिट होता है। रेसिस्टर का क्या होगा? अपोजिट होगा। तो बच्चे एकदम याद रखना है। कितने आसानी से हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन को, तो डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित है? बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अम्ल वर्षा सबको देख लेते हैं। स्मॉग क्या है बच्चे? याद रखिए, बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्मॉग जो है वह, ठीक है, आपको धुआं, क्या हुआ? धुआं प्लस, ठीक है, वायु प्लस आपको कोहरा प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 प्लस आपको मिल गया इसमें प्रकाश और प्लस ओजोन का मिश्रण होता है। ये हो गया स्मॉग। और फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं। और ये पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, पैन भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? पैन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहा जाता है। और ये वायु प्रदूषण है, पता ही चल गया होगा आपको। अम्ल वर्षा क्या होता है भाई जी? तो SO2 और NO2 का जब जल में मिलेगा वो आपको वायु में क्या होगा? SO2 को NO2 होगा। जब ये जल में मिलेगा तो क्या होगा? तो देखिए, सल्फ्यूरस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आपके धरती पर गिरेगा। सल्फ्यूरस अम्ल हो गया। और दूसरा क्या हो गया? आपको नाइट्रिक अम्ल हो गया। ये आपके धरती पर गिरेगा, जिसको अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। एस्बेस्टोस के छोटे कण जब आपको क्या होगा? धुआं में मिलेगा और उसको सांस लेंगे तो एस्बेस्टोसिस होगा। और जरा देखिए, ये जल प्रदूषण है। क्या? जल प्रदूषण। जल में जब पोषक पदार्थों की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। जल में जब पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है, जैसे नाइट्रोजन, जैसे फास्फोरस, तो क्या होगा कि जलीय जीव की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जलीय जीव की संख्या आपको बढ़ जाएगी। इसी प्रक्रिया को, जलीय जीव की संख्या तीव्र गति से बढ़ती है, इसे ही यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? यूट्रोफिकेशन। इसको सुपोषण भी हिंदी में क्या बोलते हैं? सुपोषण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे। क्या मैं बता रहा हूं कि सुपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें आपको जल में जब जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी अचानक पोषक पदार्थों के बढ़ने के कारण, उस प्रक्रिया को हम सुपोषण कहते हैं। तो याद रखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वही बात मैंने यहां भी लिखा है। चलिए आगे बढ़िए, क्या कह रहा हूं मैं? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्पीशीज के वैलेंसी सेल में आपको क्या है? वैलेंसी सेल में हमारा, ठीक है, वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों के ऑक्टेट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Cl यहां देख लीजिए, इसका निकाल लीजिए, 1s2 2s2 2p6
3s2 और 3p5 हो गया। भाई जी 2 2 4 6 10 अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन है। चलिए Cl माइनस देखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो भाई साहब 7 1 8 इलेक्ट्रॉन करके देख लेते हैं ना। 1s2 2s2 2p6 क्या होगा 3s2, फिर आ गया 3p, ठीक है 5, और अब ये 5 की जगह पर क्या आ गया 6 आ गया। तो देखिए अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऑक्टेट पूरा है। किसका, तो Cl का। अब ये ऑक्सीजन को देखते हैं, जरा देखिए ऑक्सीजन को क्या होता है। ऑक्सीजन जो है 1s2 2s2 2p6 2p4 हो गया, 2p4 हो गया। तो ये ठीक है, इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, भाई साहब 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो केवल ऑक्टेट किसका पूरा है, तो Cl माइनस का। याद रखिएगा किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उसका ऑक्टेट पूरा होता है। और सभी अक्रिय गैसों के अंतिम कक्षा में कितने होते हैं, आपको याद रखिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cl क्लोरीन ये कहा है, ये हेलोजन वर्ग का तत्व है, हेलोजन वर्ग का तत्व है। ध्यान दीजिएगा कौन सा वर्ग है, हेलोजन वर्ग का तत्व है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टिपिन 17वां वर्ग है। और यहां देखिए ऑक्सीजन 16वें वर्ग का तत्व है, 16वें वर्ग का तत्व है। और यह ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन जो है वो उसको हम चलकोजेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, चलकोजेंस बोलेंगे। और ये क्या हुआ, ऑक्सीजन का आयन हो गया, ऑक्सीजन का आयन हो गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चे आपको कंप्लीट करना ही है किसी भी हालत में। ये देखिए प्लाज्मिड, ये क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड जो है जीवाणु में उपस्थित डीएनए, जीवाणु में उपस्थित क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि यदि जीवाणु में डीएनए उपस्थित होता है जो हमारे किसके लिए, हमारे आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आपको प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे। तो जीवाणु में उपस्थित डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। याद रखिएगा इसका उपयोग वर्तमान में जेनेटिक इंजीनियरिंग में तीव्र गति से किया जा रहा है, क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि क्लोन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, क्लोन का। ध्यान दीजिएगा जरा, इसके द्वारा हम लोग किसका निर्माण करेंगे, क्लोन का निर्माण करते हैं। और इसी के द्वारा आपको जीन का स्थानांतरण होता है। जीन का क्या होगा, स्थानांतरण किसके द्वारा, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड के द्वारा, प्लाज्मिड के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। किसको, तो हम लोग जीन को स्थानांतरित करते हैं। इसी के द्वारा याद रखिएगा कि हम लोग किसका क्लोन बनाते हैं, जिनका स्थानांतरण करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग की सभी प्रक्रियाएं किसके द्वारा होता है, प्लाज्मिड के द्वारा। और ये क्या है, जीवाणु में उपस्थित डीएनए। ये देखिए ये जीवाणु है, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है। इसमें जब हम डीएनए को पर्टिकुलर डीएनए को, ये देखिए डीएनए मैंने डाल दिया, इसमें डीएनए डाल दिया, तो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में जब डीएनए डाल दिया जाता है तो वही क्या कहलाएगा, प्लाज्मिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्लाज्मिड। और ये मूव करता है, क्या कैसे मूव करेगा, तो फ्लैजिला, फ्लैजिलम इसमें होता है। क्या होगा, फ्लैजिलम होता है। क्या होगा, फ्लैजिलम के द्वारा ये गति करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ध्यान में रखिए बच्चे, क्या प्लाज्मिड क्या होता है कि जीवाणु में उपस्थित डीएनए होगा, जीवाणु में उपस्थित डीएनए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणु में उपस्थित डीएनए प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड का प्रयोग क्लोन में, जीन के स्थानांतरण में एवं जीन अभियांत्रिकी में किया जाता है, जबकि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यहां देखिए इनमें कौन सबसे प्राचीन प्राणी है, भाई जी सबसे प्राचीन प्राणी कौन है, तो भाई आपका बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया की खोज ल्यूएनहॉक ने किया था। एकदम ध्यान में रखिएगा, ल्यूएनहॉक ने। और ये सबसे ल्यूएनहॉक ऐसे करते हैं, ल्यूएनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। और बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया रखा था एहरनबर्ग ने। आधुनिक बैक्टीरिया का अध्ययन जो है हम लोग किसमें करते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी में। किसमें करेंगे, बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। ध्यान में रखिए इसको। अब देखिए ये क्या है, ये आपको मछली है। मछली क्या होता है भाई, तो मछली जो है आपको ध्यान में रखना है कि मछली आपको किसमें आ गया, जलीय जीवों की श्रेणी में आता है कि सबसे प्राचीन प्राणी कौन, बैक्टीरिया। अब यहां देखिए बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया दोनों चीज होता है, एक तो लाभदायक बैक्टीरिया भी होगा, दूसरा लाभदायक भी होगा, दूसरा क्या होगा कि हानिकारक भी होगा, हानिकारक भी होगा। अब आप बोल रहे हो, सोच रहे होंगे कि सर ये लाभदायक कैसे है, तो आपको पता है कि लाभदायक बैक्टीरिया में आपको ध्यान में रखना है कि राइजोबियम आपके जड़ में क्या होता है, राइजोबियम होता है। और राइजोबियम क्या करता है कि नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित कर उसे नाइट्रेट में बदल देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको
नाइट्रिफिकेशन करता है। क्या करेगा? नाइट्रिफिकेशन करेगा। जैसे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस दही में कौन सा बैक्टीरिया? तो लैक्टोबैसिलस जमा देगा दही को। फिर देखिए बहुत सारा काम जो है आजकल वर्तमान समय में जीवाणु में होता है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आजकल का जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि मेनिंजाइटिस रोग, बैक्टीरिया, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, डिसेंट्री, ये सब क्या हुआ? आपको बैक्टीरिया के कारण होता है। क्योंकि जब भी हम फ्लेश खाते हैं यानी मटन खाएंगे तो ये सब बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिए, बैक्टीरिया लाभदायक और आपको हानिकारक दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया सर्वप्राचीन प्राणी है। बैक्टीरिया की खोज वैन हॉक ने किया था, जीवाणु का नाम एरनबर्ग ने दिया था। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनक को रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। और बैक्टीरिया हानिकारक और लाभदायक दोनों होता है, मैंने क्लियर कर दिया है ऑलरेडी। चलिए देखते हैं फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो भाई साहब फेफड़े के चारों ओर जो झिल्ली होगा उसे हम क्या कहेंगे? फुफ्फुसीय आवरण कहते हैं। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हृदय के चारों तरफ का आवरण, हृदय के चारों तरफ का आवरण। ये देखिए फुफ्फुसीय आवरण को हम प्लूरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा भी कहते हैं। और ब्रिक के चारों तरफ का आवरण क्या होगा? ब्रिक के चारों तरफ का आवरण पेरिटोनियम होता है। और ये देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लिए तो ये आपका फेफड़ा है। ये क्या है? फेफड़ा है भाई साहब, ये आपका फेफड़ा है। और फेफड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत सारे ब्रांचेज बने हुए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोली कहते हैं। और यही ठीक है फेफड़े की फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक इकाई है। क्योंकि यही जो है कि क्रियात्मक इकाई है, यही क्या करेगा कि ऑक्सीजन मिक्स करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन मिक्स करेगा। किसमें? तो रक्त में ऑक्सीजन को मिक्सिंग करने का प्रयास करता है, रक्त में ऑक्सीजन को मिक्स करता है। भाई साहब ये देखिए लेरिंग्स है, हम बोल रहे हैं आपके सामने वो बोल रहे हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया ये देखिए वायु नली होती है। ब्रोंचस जब ये घुसेगा अंदर में, फेफड़ा ट्रैकिया, ट्रैकिया जब ठीक है फेफड़े के अंदर प्रवेश करता है तो ब्रोंचस होता है। क्या होगा? ब्रोंचियस। और जब वो अनेकों ब्रांचेज में टूट जाएगा तो ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। और जब ये छोटे 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 ठीक है आपको नलियों में बढ़ जाता है तो उसे ही एल्वियोली कहते हैं। और यही रक्त में ऑक्सीजन को मिलाने का कार्य करता है। तो ध्यान में रखना है इसको। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया कि पेरिकार्डियम हृदय के बाहरी आवरण, फुफ्फुसीय आवरण फेफड़े का, और फेफड़ा के ही फुफ्फुसीय आवरण को ही प्लूरा बोलते हैं। और पेरिटोनियम क्या होगा? तो आपको ब्रिक का बाह्य आवरण होगा। त्वचा आपके शरीर की सबसे बड़ी अंग होती है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। तो समझा दिया है मैंने। ये देखिए व्यक्ति जो मदिरा सेवी होता है उसका यकृत क्या होगा? भाई साहब बहुत ज्यादा इथाइल अल्कोहल ले लिए। क्या ले लिए? इथाइल अल्कोहल ले लिए तो आपका फेफड़ा क्या होगा? इथाइल अल्कोहल, यानी शराब पी लिया बहुत अधिक, शराब बहुत अधिक पी लिया तो आपके शरीर में अधिक वसा, यकृत में अधिक वसा संग्रहित हो जाएगा। और धीरे धीरे ये वसा का कण क्या करेगा कि आपके फेफड़ों को जलाने का कार्य कर देगा और आपको एक रोग हो जाएगा जिस रोग को हम सिरहोसिस बोलते हैं। ये देखिए जल गया फेफड़ा, वसा पूरा जम गया, जिससे आपका यहां से जो बाइल जूस है वो नहीं उत्पन्न होगा। वसा जो है आपका ग्लाइकोजेन में परिवर्तित नहीं होगा और आप धीरे धीरे हो जाएंगे किसका? सिरोसिस का शिकार हो जाएंगे और अंत में मर जाएंगे। तो यकृत अधिक वसा को संग्रहित करता है। यकृत के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यकृत जो है वह बाइल जूस सेक्रेट करता है। बाइल जूस बाइल पिगमेंट में एकत्रित होगा, यानी पित्ताशय में एकत्रित होता है। और यह खाद्य पदार्थ को क्या करेगा? आपको माध्यम प्रदान करता है, क्षारीय। कैसा माध्यम प्रदान करेगा? क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा। तो बच्चे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका। यहां मैंने बहुत सारी बातें लिखी है तो इसको मैंने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। ये देखिए क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, रख दीजिए। कहां पर? भवन के शीर्ष पर रख दीजिए। ठीक है, जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मान ली, तो आपको मान निकालना है। तो निकाल लीजिए ना। क्या कह रहा है कि गेंद की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो गेंद की स्थिति ऊर्जा ऊपर रखा हुआ है भाई साहब, ये देखिए। तो ये एच ऊंचाई पर है तो पोटेंशियल एनर्जी पी, यह स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? अस्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? तो ये हो जाता है mgh। क्या हो जाएगा? mgh। तो m का मान कितना? 100 ग्राम। तो 100 गुना 10⁻³ कर दीजिए, केजी में बदल लेते हैं। और g का मान 10, ऊंचाई का मान 70। तो भाई साहब ये देखिए क्या होगा, ये सुनना ये सुनना ये सुनना और ये कट गया। 10 70 क्या हो गया? 70 जूल हो जाएगा। कितना जूल होगा? 70 जूल होगा। याद रखना है आपको स्थितिज ऊर्जा किसको बोलते हैं। तो स्थितिज
स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे ऊंचाई पर बैठी चिड़िया में कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और यह भी ध्यान में रखना है कि तने हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। फिर देखिए ठीक है, ये जो मेरा बाह ऐसे उठा हुआ है इसमें कौन सी ऊर्जा, तना हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी वस्तु के रूप आकार स्वरूप के कारण जो उसमें ऊर्जा होगी उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो बच्चे देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनाइए आप लोग, मजा आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखिए मैंने क्लियर कर दिया आपको, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड यहां देखिए CaC2 और इसमें जल डाल दीजिए, वाटर डाल दीजिए, तो ये बन गया, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस C2H2 बन गया। इस गैस को हम एसिटिलीन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एसिटिलीन गैस बोलते हैं। और ये गैस बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट है एसिटिलीन। इसका उपयोग हम लोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में, फिर देखिए कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में करते हैं, यानी ज्वाला उत्पन्न करने में। ये ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला क्या करेगा, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, ये वेल्डिंग में प्रयोग होता है। किसमें होगा, वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला वेल्डिंग में होगा। और एक चीज और मैंने आपको बताया कि यह कृत्रिम रूप से फल पकाता है, कृत्रिम रूप से फल। यदि प्राकृतिक रूप से फल पकाने की बात होगी तो उसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इथिलीन गैस का प्रयोग करेंगे। कृत्रिम रूप से फल पकेगा किसके द्वारा, आपको एसिटिलीन के द्वारा। जरा यहां देखिए इथिलीन, मैंने अभी तुरंत बताया कि यह गैस जो है इथिलीन गैस प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में प्रयोग होता है, या फाइटो हार्मोन है यानी पादप हार्मोन है। और ये देखिए मार्स गैस है, सीएनजी पीएनजी एलएनजी सभी गैस किसके बने होते हैं, मार्स गैस के। और ये देखिए इथेन C2H6 होता है, क्या होता है C2H6। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, एसिटिलीन। क्या होगा, एसिटिलीन। जब भी कैल्शियम कार्बाइड पर जल अर्पित करेंगे, जल से प्रतिक्रिया करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और एसिटिलीन गैस बनाएगा। कितना मस्त क्वेश्चन है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। तो वही बात मैंने यहां भी लिखा है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। और CaC2+H2O ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और एसिटिलीन गैस बन गया। और मैंने बता दिया कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में यानी वेल्डिंग में प्रयोग करेंगे, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है। यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता, यानी वेधन। आपको रेडियो सक्रिय विकिरण कितने प्रकार के, मैं सारा कुछ बता देता हूं। रेडियो सक्रिय विकिरण 3 प्रकार के, कौन कौन, तो अल्फा बीटा और क्या हुआ, गामा। अल्फा बीटा और क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। बच्चे देखिए कि आपको वेग देख रहे हैं, सबसे अधिक वेग किसका, तो सबसे अधिक वेग गामा का, उसके बाद किसका, तो बीटा का, उसके बाद किसका, तो अल्फा का। फिर देखिए आपको हम ले लेते हैं वेधन क्षमता, वेधन जो आपका प्रश्न है, सबसे अधिक गामा, उसके बाद क्या, तो बीटा, उसके बाद क्या, अल्फा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं आयनन क्षमता। आयनन क्षमता कौन सा क्षमता, आयनन। आयनन सबसे अधिक किसका, तो आयनन क्षमता में सबसे अधिक अल्फा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद किसका, तो गामा का। यानी सबसे कम आयनन क्षमता किसकी होगी, तो गामा की होगी। अब फिर हम आ रहे हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसका, तो भाई साहब सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होगा अल्फा का, उसके बाद किसका, बीटा का, उसके बाद किसका, गामा का। तो भाई साहब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेडियो सक्रिय विकिरण में अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता अवरोही क्रम में बोल रहा है, तो गामा पहले, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। अब देखिए ठीक है, अल्फा हीलियम आयन है, He++ आयन है, बीटा ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, गामा यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ध्यान में रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। तो मैंने जो बातें बताई है वो एकदम याद रखना है कि सबसे अधिक वेग गामा, तो बीटा अल्फा, वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा, बीटा अल्फा, आयनन क्षमता सबसे अधिक अल्फा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद गामा का, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक अल्फा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद गामा का। तो ये सब बातें याद रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि 11Na। देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ 3 प्रकार के मैंने बताया, रेडियो सक्रिय पदार्थ। और ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ ये देखिए 3 प्रकार का विकिरण उत्पन्न करता है, 3 विकिरण उत्पन्न करेगा। 3 विकिरण कौन कौन, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और क्या, गामा। और ये अल्फा बीटा गामा जब किसी पदार्थ से उत्सर्जित होता है तो क्या करेगा, उस पदार्थ का वर्ग का विस्थापन करता है, जिसे वर्ग विस्थापन का नियम कहते हैं। और वर्ग विस्थापन का नियम किसने दिया था भाई, वर्ग विस्थापन का नियम दिया फजन और सोडी ने। किसने दिया, वर्ग विस्थापन का नियम दिया फजन और सोडी ने। ध्यान में रखिएगा किसने दिया, तो फजन एवं सोडी ने दिया था, याद रखिए इसको, फजन एवं सोडी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब देखिए अल्फा किरण की बात कर रहे हैं
तो अल्फा किरण अगर निकलेगा तो परमाणु संख्या, ये देखिए परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 2 अंक घट जाएगा। द्रव्यमान संख्या ये क्या होगा, आपको 4 अंक घट जाएगा। जबकि बीटा किरण में अगर, ठीक है, अब बीटा किरण अगर निकलेगा तो याद रखिए आपको परमाणु संख्या क्या होगा, 1 अंक बढ़ जाएगा, द्रव्यमान संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गामा किरण में निकलेगा तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों अप्रभावित रहेगा। तो ध्यान में रखिए बच्चे, क्या कह रहा हूं मैं कि 11Na एक बीटा किरण उत्सर्जित करता है, तो 11Na एक बीटा किरण उत्सर्जित कर रहा है, तो इसकी परमाणु संख्या 1 अंक बढ़ जाएगी, यानी 12, ठीक है, 12 ये बन गया मैग्नीशियम 22 हो जाएगा, 12 मैग्नीशियम 22 हो जाएगा। और यह आइसोबार का निर्माण करता है। याद रखना है कि यदि बीटा किरण कोई भी तत्व का परमाणु उत्सर्जित करेगा तो वह आइसोबार का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, आइसोबार। तो आंसर हो गया कौन सा, ए नंबर। तो बच्चे एकदम ध्यान रखिए अपना और खूब मन लगाकर पढ़िए, और मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि आपको मैं सफल बनाऊं, और अगर मैं थोड़ा सा भी इसमें, ठीक है, आपकी सेवा में लग करके अगर थोड़ा सा भी मैं सफल हो जाता हूं तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। याद रखिए कि मेरा उद्देश्य बस और बस आपकी पढ़ाई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।